नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कर रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मामले में पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। ईडी का कहना है कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने पूछताछ की थी। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक। कांग्रेस सांसद को नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA की धारा 50 के तहत गांधी का बयान दर्ज कराया गया। पहले राउंड में राहुल से 3 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ चली थी। राहुल इस दौरान अपनी बहन प्रियंका के साथ मां सोनिया गांधी को देखने सर गंगाराम अस्पताल भी गए थे। सोनिया को कोविड-19 से जुड़ी दिक्कतों के चलते बीते जुलाई के रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें भी तलब किया था। राहुल से ईडी के डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए थे। सूत्रों के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से पूछताछ में ईडी ने राहुल से पहले निजी सवाल किए, फिर संपत्ति और वित्तीय लेन देन से जुड़े सवाल पूछे। वहीं पूछताछ में यंग इंडिया और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े सवाल भी पूछे गए थे। ईडी राहुल से जवाब के जरिए यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL के पार्टनरशिप पैटर्न, वित्तीय लेन देन और प्रवर्तकों की भूमिका को समझना चाहती थी। राहुल गांधी से यंग इंडियन की स्थापना, नेशनल हेराल्ड के संचालन और धन के कथित हस्तांतरण को लेकर सवाल किए जा रहे थे। यंग इंडियन के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य भी शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईडी की राहुल और सोनिया से पूछताछ आखिर कब तक होगी, क्योंकि मामले को लेकर कांग्रेसी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। राहुल जब पहली पूछताछ में घर से ईडी दफ्तर के लिए निकले थे तो प्रियंका उनके साथ गाड़ी में मौजूद थीं। वे कुछ देर ईडी मुख्यालय में भी रुकीं। जब राहुल से पूछताछ शुरू हुई तो प्रियंका बाहर निकलीं और तुगलक रोड थाने चली गईं, जहां पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को रखा गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और KC वेणुगोपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें तुगलक रोड थाने ले जाया गया था। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए थे। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश के 25 ईडी ऑफिसों पर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने इसे सत्याग्रह नाम दिया था। ईडी मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस पार्टी ऑफिस के अलावा ईडी हेडक्वार्टर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कांग्रेस मुख्यालय के पास क्षेत्र में पुलिस ने धारा 144 लागू की थी। एहतियातन पुलिस ने कई कांग्रेसियों को हिरासत में भी लिया था, जिन्हें बस में भरकर नजदीकी थाने भेजा गया। कांग्रेस के सत्याग्रह प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी मुख्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक के रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। दूसरे दिन सुबह दिल्ली की सड़कों पर कई जगह राहुल गांधी के सपोर्ट में पोस्टर लगे नजर आए थे। पोस्टर पर लिखा गया था, मैं सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता ईडी कार्यालय तक अपने प्रस्तावित मार्च में राहुल गांधी के साथ शामिल होने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। पुलिस ने एहतियात के तौर पर कई पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए महंगाई के विरोध में 5 अगस्त को देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद धरना प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में भी ले लिया गया था। प्रदर्शन के पहले राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, सुनिए आप भी।
लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर ईडी राहुल सोनिया से जानना क्या चाह रही है। क्या जानना चाहता है ईडी? 2010 में कांग्रेस ने एजेएल को 90.21 करोड़ रुपए चुकाए। उस वक्त सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थीं। ईडी सूत्रों के अनुसार ये पैसा चेक या कैश में दिया गया। कांग्रेस नेता इस पेमेंट का सबूत नहीं दे सके। ईडी ने एजेएल के पास 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी होने का अनुमान लगाया है। 2010 में सोनिया गांधी ने यंग इंडियन AY लॉन्च किया, जिसने कुछ ही महीनों में एजेएल को 99% टेक ओवर कर लिया। यंग इंडियन ने कोलकाता की शेल कंपनी डॉटेक्स मर्चेंटाइज से 1 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन लिया। इसमें से 50 लाख रुपए का भुगतान एजेएल को किया गया ताकि सारे एसेट्स के साथ कंपनी का टेक ओवर किया जा सके। डॉटेक्स मर्चेंटाइज के 2 डायरेक्टर्स ने बयान दर्ज कराए, जो सोनिया और राहुल समेत अन्य से पूछताछ का आधार बना। ईडी को एजेएल की तरफ से 90.21 करोड़ रुपए के खर्च का कोई सबूत नहीं मिला। राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि इन सभी लेन देन के बारे में केवल मोतीलाल वोरा को पता था। आयकर विभाग ने अपने असेंटमेंट ऑर्डर में कहा 90.21 करोड़ रुपए की लोन एंट्री फिक्स थी। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते सोनिया को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने कैसे एजेएल को 90.21 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया और राहुल के खिलाफ आरोपों का संज्ञान लेते हुए ट्रायल के आदेश दिए थे। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोप खारिज करने से इनकार कर दिया था। दोनों को स्थानीय अदालत से इस आधार पर जमानत मिली हुई है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आई थिंक द मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स दैट शी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। आई डोंट थिंक द फाइनेंस मिनिस्टर हैज एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. If she had understanding, we would not be in the situation we're in, right? The entire job creation system of India has been destroyed. Small and medium businesses have been wiped out. We have a GST which is a disaster. Please go and ask any state and they will tell you this GST is a disaster, right? We have the highest unemployment in the country, price rise across the board, and the finance minister is saying there is no problem. राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार को घेरते हुए 4 सवाल किए थे। सुरजेवाला का कहना था कि राहुल गांधी विपक्ष की आवाज है और सरकार ने उस आवाज को दबाने के लिए ईडी का शिकंजा कसा है। क्या थे सुरजेवाला के सरकार से सवाल, सुनाते हैं आपको। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी और मोदी सरकार का डर। पहला सवाल, मैं 4 सवाल आपके बीच में लेकर आया हूं। आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है? दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही? ये सवाल हैं जो शायद टेलीविजन पूछ नहीं पा रहा। तीसरा सवाल, क्या श्री राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? चौथा सवाल, भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर 40-50 मंत्री लगाकर सारे मीडिया पर दबाव डालकर कल पूरा दिन आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज भेज ये बताकर के ये चलाइए ये चलाइए ये चलाइए, केवल एक आवाज श्री राहुल गांधी पर ही इतनी हमलावर क्यों है? ये 4 सवाल हैं जिन्हें जानना देश को जरूरी है। आइए इन सवालों के जवाब जानें और समझें कि क्यों मोदी सरकार कांग्रेस की एकजुटता
और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज से डर गई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राहुल के अलावा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी 2 घंटे तक ईडी के सवालों का सामना किया था। ईडी ने उनसे नेशनल हेराल्ड केस में 28 पॉइंट्स पर सवाल किए थे। ईडी ने इससे पहले राहुल गांधी से कुल मिलाकर 50 घंटे की पूछताछ की थी। नेशनल हेराल्ड और अन्य कांग्रेसी सहित साहित्य के पब्लिशर यंग एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के टेकओवर से जुड़े थे। एजेएल में सोनिया और उनके बेटे राहुल गांधी की महती हिस्सेदारी है। इस मामले में 2015 से सोनिया और राहुल जमानत पर हैं। सूत्रों की माने तो ईडी के सवालों का जवाब देने में सोनिया ने खासी तेजी दिखाई थी। राहुल ने पूछताछ में काफ़ी वक्त लेकर ईडी को जवाब दिए थे। ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि पूछताछ 2 घंटे चली थी। सोनिया के कहने पर इसे खत्म किया गया, जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसका खंडन करते हुए दावा किया था कि सोनिया रात 8-9 बजे तक बैठने को तैयार थी, लेकिन ईडी के अफसरों ने कहा कि उनके पास और सवाल नहीं है और वो जा सकती है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा था। आज कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुई। कानून मुताबिक करीब 2-2.5 घंटे वहां रही। उसके बाद ईडी ने कहा हमें और कुछ आपसे सवाल पूछने नहीं है, आप जा सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा नहीं, जो कुछ अब आपके पास सवाल हैं आप मुझे पूछिए। मैं यहाँ 8 बजे 9 बजे रात तक बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं कल भी आ सकती हूँ, पर क्योंकि मुझे दवाई लेना है, मैं कोविड मरीज हूँ, तो मुझे बता दीजिए पहले कि 1-2 दिन आप मुझसे सवाल करेंगे। ईडी ने कहा नहीं, आज आपकी जरूरत नहीं है, कल भी जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक निवेदन गया है कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। मैं इस खबर का पूरा खंडन साफ भाषा में करना चाहता हूं कि ईडी सूत्रों के अनुसार जो कहा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के गुजारिश से, कांग्रेस प्रेसिडेंट के निवेदन से आज की पूछताछ खत्म हुई क्योंकि वो कोविड मरीज थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, झूठ है। आज का क्वेश्चनिंग खत्म हुआ क्योंकि ईडी के पास और कुछ सवाल बाकी नहीं रहे और कांग्रेस प्रेसिडेंट बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्षा बिल्कुल तैयार थी रात तक बैठने के लिए, ताकि जो भी सवाल ईडी पूछे उसका सही जवाब, सही उत्तर वो दे। नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, इस बारे में भी जानकारी कर ली जाए तो आपको बता दें कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के पास था। ये 2 और अखबार छापा करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। इस बीच साल 2010 में यंग इंडियन के नाम से एक दूसरी कंपनी बनाई गई। इसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास और बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास था। लोन चुकाने में असमर्थ एजेएल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए उसे दिए। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में केस दर्ज कराया। उनका आरोप था कि 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला गया, जो नियमों के खिलाफ है। केस दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी। कांग्रेस ने पूरे मामले को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था। कांग्रेस का कहना था कि एजेएल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कांग्रेस ने उससे बचाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की क्योंकि पार्टी विरासत को सहेजना चाहती थी।
पूरी संपत्ति को लेकर कोई हस्तांतरण या परिवर्तन नहीं हुआ है। सोनिया गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। पूछताछ के पहले ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस हेडक्वार्टर में जुटना शुरू हो गए थे। हालांकि कांग्रेस ऑफिस और ईडी ऑफिस के आसपास सुरक्षा का भारी इंतजाम किया गया था। ईडी दफ्तर के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई थी ताकि वहां कोई विरोध प्रदर्शन न हो सके। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मीडिया को कांग्रेस कार्यालय में आने से रोका जा रहा है। किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गांधीवादी सत्याग्रह हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में मोदी सरकार ये हक भी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया था। यूथ कांग्रेस ने ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ नई दिल्ली स्थित शिवाजी ब्रिज पर कई ट्रेनों को रोका था। कांग्रेस ऑफिस के बाहर दिल्ली पुलिस ने राजस्थान सीएम सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया था, जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास समेत कई अन्य शामिल थे। हिरासत में लिए गए कई नेताओं को दिल्ली के किंग्सवे कैंप पुलिस थाने ले जाया गया था। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की ओर से सीनियर नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसके आगे झुकने वाली नहीं है। उनका कहना था कि आज ईडी विरोधी दलों की सरकारों को गिराने का एक बड़ा हथियार हो गई है। जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके सरकारें गिराई जा रही हैं, इससे घटिया कुछ और नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश में विपक्ष चाहते ही नहीं। गहलोत ने कहा था कि राजनीति में दुश्मन नहीं होना चाहिए, ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। पहले ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। गहलोत ने इस पूछताछ का विरोध करते हुए कहा था कि सोनिया जी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की वो निंदा करते हैं। बेहतर होता कि उनके आवास पर जाकर उनका बयान लिया जाता। क्या कुछ कहा था अशोक गहलोत ने, सुनाते हैं आपको। हमने कल्पना नहीं की थी कि कभी वक्त भी आएगा जब डेमोक्रेसी समाप्त होते हुए देखना पड़ेगा लोगों को। जिस रूप में दर्जा उड़ रही है संविधान की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है। आज अगर विधानसभा चलती है तब भी हम लोग डीएलओ की मीटिंग नहीं कर पाते जिले के अंदर। विधायकगण, माननीय विधायकगण असेंबली भेजी है, और यहाँ पर आप देखिए खड़गे साहब को, सोनिया जी को, पार्लियामेंट चल रही है और आप बुला रहे हो। इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि ईडी का आतंक है देश का, आतंक है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे वहाँ सीबीआई के दफ्तर के बाहर रात को 2 बजे 2:30 बजे। आज तक सुना था कि सीबीआई छापे डालती है पुलिस पर। पहली बार पुलिस छापा डाल रही थी सीबीआई पर। तो देश में जो कुछ हो रहा है वो खतरनाक खेल हो रहा है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब समय आ गया कि जनता को भी आगे आना पड़ेगा। आंदोलन कांग्रेस कर रही, विपक्षी पार्टियां कर रही है। जहाँ जिनको सूट करे वो साथ दे, वरना खुद के जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ है, एक्टिविस्ट है, उनको भी कोई तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज जो ये आह्वान किया गया पूरे देश भर के अंदर, लोगों को महसूस हो रहा है कि कितनी भारी महंगाई बढ़ेगी। जब जनता आगे आ रही है, मीडिया हिम्मत नहीं दिखा सकती। जनता आगे आ रही है, उसी प्रकार से मीडिया के मालिकों के ऊपर जो दबाव है, इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड भी अखबार है वो। जब अगर एक न्यूज़पेपर पे हमला हो सकता है तो कभी किसी पे भी हो सकता है। दिमाग में रखिए बात को। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया है और अभूतपूर्व तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस ने एक नया सुराग छोड़ दिया और ध्यान भटकाने के लिए सरकार पर महंगाई को लेकर हल्ला बोल दिया। पूरे देश में धरने प्रदर्शन का आह्वान करके सरकार का विरोध किया गया। यहां तक कि सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने धरना देकर प्रदर्शन किया। महंगाई पर हल्ला बोल मार्च से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और सरकार पर वार किए। क्या कुछ कहा था राहुल ने, सुनाते हैं आपको। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। Practically no discussion is allowed in parliament. The Chinese troops came into India, they occupy India, no discussion is allowed. Unemployment we want to raise, no discussion is allowed. Price rise, no discussion. Agnipath, no discussion. No discussion is allowed. It is much more beneficial for us to have discussion in parliament. We demolish the government every single time we have a discussion in parliament. Right? 1 second, please let me speak. Right? We demolish the government every single time we have a discussion. You're aware of it. They don't want a discussion. They can't face a discussion. That's the truth. And this is not only a Congress issue. They cannot face a discussion with any opposition party. कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे थे। पंजाब से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आई। 5 अगस्त को कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन और सरकार के विरोध का आह्वान किया था। राहुल गांधी समेत सांसद काले कपड़ों में दिखाई दिए। कैसा रहा कांग्रेस का ब्लैक फ्राइडे और क्या रहा शुक्रवार का पूरा घटनाक्रम, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से। 5 अगस्त कांग्रेस का ब्लैक फ्राइडे, समय सुबह 11:49। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल। सोनिया भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। सुबह 11:50 पर राष्ट्रपति भवन की तरफ कांग्रेस का विरोध मार्च निकला। सुबह 11:52 पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित। लोकसभा की बैठक शुरू होने के करीब 25 मिनट बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। सुबह 11:53 पर तेलंगाना में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 11:58 पर पी चिदम्बरम का बयान, ये विरोध महंगाई और अग्निपथ के खिलाफ, हम लोगों के बोझ और भय की शिकायतों को आवाज देने के लिए बाध्य है, चिदम्बरम। दोपहर 12:02 पर राजीव शुक्ला का बयान, सारे सांसद गिरफ्तारी देंगे, हम लोग राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं,
पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए हमें रोक दिया। हम जनता को बेरोजगारी और महंगाई से राहत दिलाकर रहेंगे। दोपहर 12:02 पर ही सलमान खुर्शीद का बयान, लड़ाई लंबी है, हम लड़ते रहेंगे। देश की जनता पर जो प्रहार हो रहे हैं उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लंबी है और हम लड़ते रहेंगे। दोपहर 12:12 पर बिहार में भी प्रदर्शन शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने बीते दिनों दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की थी। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में हाल ही में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। उधर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह किया था। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर भी छापेमारी की थी। ईडी ने हेराल्ड हाउस की 4थी मंजिल पर सर्च किया था। यहां नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन ऑफिस है। हालांकि छापे के दौरान नेशनल हेराल्ड दफ्तर में कोई मौजूद नहीं था। नेशनल हेराल्ड दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। उधर कांग्रेस ने ईडी की छापेमारी को लेकर कहा था कि यह चौंकाने वाला है, ये राजनीतिक बदले के अलावा कुछ और नहीं। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 500 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इसमें ब्रिटिश के अत्याचारों के बारे में लिखा जाता था। वहीं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक पब्लिशर था। अप्रैल 2008 में एजेएल ने अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया। फिर 2010 में पता चला कि एजेएल को कांग्रेस पार्टी का 90.21 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। इसी बीच 2010 में ही 23 नवंबर को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनी। इसके 2 पार्टनर थे, पहला सुमन दुबे और दूसरे सैम पित्रोदा। इस कंपनी को नॉन प्रॉफिट कंपनी बताकर रजिस्टर कराया गया। फिर अगले महीने दिसंबर की 13 तारीख को राहुल गांधी को इस कंपनी में डायरेक्टर बनाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एजेएल के सभी ऋणों को यंग इंडियन को ट्रांसफर करने पर सहमति व्यक्त करती है। इसके बाद जनवरी 2011 में सोनिया गांधी ने यंग इंडियन के डायरेक्टर का पदभार ग्रहण किया। इस समय तक सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडिया के 36% शेयरों पर नियंत्रण कर लिया था। बाद में कानूनी दिक्कत तब शुरू हुई जब अगले महीने यंग इंडियन ने कोलकाता स्थित आईपीजी समूह के स्वामित्व वाली कंपनी डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का ऋण लिया। डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड को अब एक फर्जी कंपनी बताया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद ही एजेएल के पूरे शेयर होल्डर यंग इंडिया को 90 करोड़ एजेएल ऋण के एवज में ट्रांसफर कर दिए गए। इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि गांधी परिवार के स्वामित्व वाली यंग इंडियन ने एजेएल की प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 800 से 2000 करोड़ के बीच है, उस पर सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान करके हक जमा लिया या कब्जा कर लिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जनवरी 2016 को तीनों समाचार पत्रों को एक बार फिर से शुरू करने का प्रयास किया गया, जो फेल साबित हुआ। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ईडी की राहुल सोनिया से पूछताछ कब तक चलेगी। ईडी मामले में सवाल यही है कि क्या आरोप साबित होने के बाद सोनिया और राहुल की गिरफ्तारी हो सकती है, और क्या यह पूरा मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। कुछ भी हो, लेकिन तय है कि अगर सोनिया और राहुल दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर होने वाली कार्रवाई लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगी। खास पेशकश नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।